Hello everybody. This is Roma ma'am once again and as I say जैसा मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे Together we can and definitely we will. वैसे आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि रोमा मैम हमेशा ये टैगलाइन के साथ ही अपने वीडियोस बिगिन करती हैं यानी स्टार्ट करती हैं। आखिर इस टैगलाइन का मतलब क्या होता है? तो ये बोलती हैं इसका मतलब क्या होता है that together we can and definitely we will. इसका मतलब होता है कि एक साथ हम इसको मुमकिन कर सकते हैं। किसको? अंग्रेजी को सीखना, इसे समझना, इसको खुद में इंस्टॉल करना और फाइनली वो बन के दिखाना, वो निखर के आना जो हम सब चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वी विल मतलब तयशुदा है कि हम मुझे पता है मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा जरूर और इस दफा तो फॉर श्योर। अभी जैसा कि इट्स रिटन एट माय बैक आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप फोकस करें वो है इस क्वेश्चन मार्क पर। पॉइंट ये है ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हम अपने इंग्लिश की बिगिनिंग करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी पढ़ने की। पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करने का मतलब बेसिकली होता क्या है? हम क्यों करते हैं ऐसा करने की जरूरत क्या है? हम वर्ब उठा सकते हैं, हम स्पीच उठा सकते हैं, हम एक्टिव पैसिव उठा सकते हैं, हम कोई चैप्टर उठा सकते हैं। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा खास क्या है? ये उतना ही खास है जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपके बॉडी पार्ट, आपके शरीर के अंग। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग को जब साइंस में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये हैंड्स हैं, ये फेस है, ये आईज हैं। आपने पेरेंट्स को भी देखा होगा जो माँ बाप होते हैं वो जैसे मेहमान घर में आते हैं वो दो ही काम करते हैं। या तो बच्चों से कहते हैं कविता सुना दो, बेटा कोई कविता सुना दो, जिससे पता चलता है कि माँ बाप बच्चे पे काम कर रहे हैं। या तो फिर बेटा आपकी आईज कहाँ है, बेटा आपकी नोजी कहाँ है? तो यहाँ पे सो द कॉन्सेप्ट इज जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आप कहाँ पे क्या हैं तो आप सामने वाले को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते कि प्रॉब्लम कहाँ है और कितना काम करना है उस पर। बिल्कुल यही करता है अंग्रेजी। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर अगर पहला चैप्टर माना जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पहले आप इस बात से वाकिफ हो जाएं कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपका सामना किससे होना क्या है इसमें। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर देखा, नाम पढ़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो चैप्टर चिल्ला के अपने टॉपिक के थ्रू, अपने हेडलाइन के थ्रू आपसे क्या कह रहा है, तब तक आप नहीं समझ सकते कि वो अंदर क्या बताने वाला। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की काफी डिटेल्ड तरीके से, ताकि आपको कई ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके बड़े पुराने से हैं, मतलब घिसे पिटे से हैं, वो फिर से दुरुस्त हो जाएं और आगे अब आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे अलग क्या करने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ ये वर्ड अलग कई लोगों से कई तरीके से आपने सुना है, तो इस अलग पे विश्वास कर पाना थोड़ी अलग सी बात, बट दिस टाइम इस बार ये होने वाला है और ये हो रहा है। सो लेट्स बिगिन विद इट। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज का, मैं जब भी आपसे अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस बोलूंगी तो मैं उसका ट्रांसलेशन जरूर करूंगी। सो उस पर भी ध्यान देते रहेगा कि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग को लगता है कि यार इस वाली हिंदी का अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। सो मेनी ऑफ द टाइम, ज्यादातर मैं ये करती रहूंगी मेरे इस वीडियो में, और जैसे जैसे मेरी क्लासेस आप तक पहुंचती चली जाएंगी, यकीन मानिए बहुत जल्द आपको इस ट्रांसलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आखिर इस चैप्टर का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पड़ा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या होता है। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे अगर बॉडी है तो भाग हो गए। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीक क्या होता है? SPEAK। स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो स्पीच क्या हुआ? जो आप बोलते हैं, राइट? तो जो कुछ भी आप बोलते हैं उसमें कई शब्द होते हैं। There are many words, उसमें कई वर्ड्स होते हैं। तो हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं, हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं और हर शब्द को बड़े नपे तुले तरीके से रखा भी जाता है। तो यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शख्स क्या है, उसका काम क्या है, उसे कहते क्या है और उसको होना कहाँ चाहिए। जैसे कि जो मैम पढ़ा रही है उनका नाम क्या है? रोमा मैम।
तो पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी। और पढ़ाएंगे कैसे? आपके अंदाज में, जहां पे आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या बताने वाला है, जो कुछ भी तुम बोलते हो, जो कुछ भी तुम बोलते हो, हर एक शब्द अपने आप में एक अलग कहानी है, एक अलग शख्स है। तो उन लोगों से आज हम करेंगे मुलाकात। We are going to study about the different parts of speech. हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इनका सेंटेंसेस में क्या काम होता है। ज्यादातर मैंने आप लोगों से सुना हुआ है, जब आप लोग कहते हैं कि मैम मेरे साथ दिक्कत ये होती है कि सेंटेंस नहीं बनता, और सेंटेंस बनता है तो शब्द इधर का उधर हो जाता है। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि अभी तुमने ये सीखा ही नहीं, यानी पहले वाले चैप्टर पे वो फोकस, वो एम्फेसाइज किया ही नहीं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर, वो तुमने काम किया ही नहीं। तो अभी क्या हो रहा है भाई, जाहिर सी बात है, जब आप पहले चलना शुरू करते हैं, अगर आप लड़खड़ाए नहीं तो जब आप दौड़ेंगे तो चोट तो बेतहाशा लगनी ही, और यकीन मानिए उस चोट के बाद दोबारा खड़े होकर चलने की हिम्मत, जुटापन सबके बस की बात नहीं हो पाती। यही गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे। इसी गलती पर स्टार्टिंग से ही इस गलती को इरेज करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर हियर, पार्ट्स मैंने आपको बताया, अंग, अलग अलग पार्ट क्या होने वाले हैं, और स्पीच यानी जो भी आप बोलते हैं वो कितने भागों में डिवाइडेड है, हर शब्द के अपने अलग मायने क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बॉडी पार्ट्स का एग्जांपल दिया। अब बॉडी पार्ट्स में क्या होना है, हाथ है, पैर है, मुंह है। अब हमें सबके बारे में नॉलेज है कौन सी चीज क्या है, बट अभी कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ, मुंह की जगह टमी, टमी की जगह मुंह लगा दे तो कैसे दिखाई देगा? ऊबड़ खाबड़ से, या हो सकता है देख के डर लग जाए। बिल्कुल यही चीज होता है आपके सेंटेंसेस के साथ, ऊबड़ खाबड़ से। और टीचर को देख के हार्ट अटैक तो नेचुरली आ जाता है। हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले अपनी स्पीच सुधारने वाले हैं। और स्पीच को हम सुधारेंगे कैसे? हम पहले ये समझेंगे कि ये जो कुछ भी हम बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखो। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रही हूं, रोमा इज टीचिंग इंग्लिश। चेक करो, रोमा इज टीचिंग इंग्लिश। रोमा मैम अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड हुई है? 1, 2, 3 और 4 है। अब हर 4 पार्ट अपने आप में एक अलग पूरी फैमिली है, यानी इतने लोग मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूं कि रोमा को अंग्रेजी में क्या कहने वाले हैं, यानी वो अंग्रेजी में ग्रामर के तहत क्या कहलाई जाएंगी, इज क्या होता है, टीचिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, और इंग्लिश क्या होता है, यानी इस सेंटेंस में कौन कौन सी भूमिका निभा रहा है, उसी भूमिका के बारे में आज हम बात करने वाले। सो अभी तो हमने ये समझ लिया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसमें कौन क्या काम कर रहा है। अब इसको समझने के लिए पहले ये तो यानी कि हम आपको एक फैमिली के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फैमिली के बारे में समझने से पहले उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो फैमिली में है। सो कैन वी बिगिन विद इट? क्या हम इसकी शुरुआत करें? बट ऑफ कोर्स नाउ लेट्स सी दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सी हियर, ऊपर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? और ये है हमारे फैमिली मेंबर्स। पहला फैमिली मेंबर है लाइक ओके, सो जो हमारे पास पहले हैं, वहां पास पहले वाले हैं नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव। डी को नहीं बोलते हैं, लिखा जाता है, बोलते नहीं है। एडजेक्टिव, वर्ब आर को नहीं बोलते हैं, छोटा आ लगाते हैं उस जगह पे, वर्ब। एडवर्ब, फिर से वही बात, र नहीं बोलना है। प्रेपोजिशन सब बोला जाएगा।
कंजंक्शन आप सब बोलेंगे इसमें, इंटरजेक्शन अगेन आर पे हम काम नहीं कर, इसमें बोलना नहीं है, दैट इज साइलेंट। एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल, आर्टिकल, राइट। सबसे पहले मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया है, तो प्लीज एवरीवन इस पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, अगर क्या वो हम करके रहेंगे, आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो गई और अगर आपके उच्चारण में गड़बड़ी है, तो यकीन मानिए आपको कितनी भी आपने किताबें पढ़ी हो, कितना भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप जब सामने वाले से बोलेंगे ना, तो जो आपका इंप्रेशन है वो बेकार होगा ही हो, और ये ना आपको बर्दाश्त होने वाला है और ना ही मुझे। तो हम क्या करने वाले हैं, अंग्रेजी में ग्रामर के साथ साथ आखिर ऐसे कैसे बोलेंगे सामने वाले को लगे कि भाई किताबें तो वही हमने भी पढ़ी है, आखिर इसने ऐसा क्या कमाल पड़ा हुआ है कि कुछ डिफरेंट साउंड करता है, और वो डिफरेंट सही वाला डिफरेंट। फिर से मैं आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, नाउ सी इट, नाउन, प्रोनाउन, adjective, not adjective, adjective, verb, no verb, adverb, no adverb, preposition, are बोल रहे हैं, preposition, conjunction, right, conjunction, interjection, no r, interjection, और लास्ट में हमारा जो बंदा आ रहा है वो आ रहा है आर्टिकल। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम जी सिर्फ इंटरजेक्शन तक ही होता है, आप गलत नहीं है, लेकिन ये आप कुछ साल पुराने की बात कर रहे हैं, कुछ साल बीते सालों में कुछ ऐसा हुआ, कुछ बदलाव सा होता रहा है अंग्रेजी में। हाँ, मैं एक बात और आपकी नॉलेज में ला दूं, कई बार ऐसा होता है जब ये भाषा जो अंग्रेजी भाषा जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें धीरे धीरे करके बदलाव आते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बदलाव जो है वो किताबों तक अगर पहुंचते भी हैं तो वो किताबें हमारे घरों तक नहीं पहुंचती। So, मैं क्या करने वाली हूँ, वो किताब, वो बदलाव आप तक डायरेक्ट लेके आने वाली हूँ, एंड दैट टू द बेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी फॉर फ्री। यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हैं एवरीथिंग, आप लर्न कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद मी, रोमा मैम। द बेस्ट थिंग इज फॉर फ्री। नाउ लेट्स बिगिन विद इट। अब ज्यादा मजा आएगा, इस वर्ड के साथ ज्यादा मजा आता है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास 9 लोग हैं पढ़ने के लिए, 9 लोग हैं, और यकीन मानिए यही 9 हैं जो पूरी अंग्रेजी संभाल के रखते हैं, यही 9 हैं। मतलब अगर तुम्हें टेंसेस की दिक्कत हो रही है तो वो तुमको यहाँ मिलता है, ये है तुम्हारी टेंशन, यहाँ आती है। अगर तुम्हें इस बात की दिक्कत हो रही है कि मैम टू कहाँ लगाते हैं, तो ऑन कहाँ है, तो इन कहाँ है, तो ऑन टू कहाँ है, दिक्कत हो रही है, उसमें भी सेंटेंस में गड़बड़ी हो रही है, तो लीजिए ये है जो तकलीफ क्रिएट कर रहा है। इसके बाद जहां आपको लगता है यहाँ पे द लगना चाहिए, बस उसी जगह नहीं लगना है। ये एक ऐसा चमत्कार होता है जब आपके दिल से एक आवाज आती है यहाँ तो लगेगा, फिर दूसरे मोमेंट लगता है नहीं यहाँ नहीं लगेगा, ये तो एरर हो गया आपसे। ये जो आपको होता है ना मेंटल लोचा, वो भी आपको कौन दे रहा है, आर्टिकल। तो जरा सोच के देखिए, अगर इनके बारे में एक बार तफसील से पढ़ लिया जाए, यानी डिटेल में पढ़ लिया जाए, तो आपको क्या लगता है, अभी जितने भी वो एरर्स वाला पॉइंट चल रहा था ना, वो करेक्ट होने वाला है, यानी करेक्ट। क्लियर? सो अभी फिलहाल हमारे पास ये 9 लोग हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, और इस डिटेल स्टडी में आप में से आई एम वेरी श्योर कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब अलग अलग फील्ड से हैं। आप में से कुछ बैंक, कुछ एसएससी, कुछ यूपीएससी, कुछ हो सकता है 9, 10, 11, 12 कॉलेज लाइफ या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मे बी आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की भी दिक्कत है कि नाम मासी का लड़का, चाचा की बेटी, ये लोग अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से है तो अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन बोलने की बात आती है सब लड़खड़ा जाता है, वरना कॉन्सेप्ट में कोई एरर में हरा नहीं सकता। तो अभी क्या करना है, रोमा मैम के क्लास के थ्रू वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, यानी आपकी ग्रामर को आपकी स्पीकिंग से मिला के रखेंगे। तो फाइनली क्या होना है, आपको जिन जिन चीजों से लगता है डर, उन पे करेंगे एक हल्का सा काला जादू, और इस बार वो अच्छा वाला होने वाला है, किसी का बुरा नहीं होने वाला। एंड दैट इज गोइंग टू बी डन ओनली बाय मी, एंड वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर एंड लर्न इट ऑल, और हम सब एक साथ इसको पॉसिबल करने वाले। इन 9 लोगों का याद रखिएगा, इन 9 लोगों का, यानी वैसे तो प्लैनेट में से भी तो 9वां जो प्लैनेट है प्लूटो, गायब हो गया, लेकिन इनमें से नहीं होने वाला, और यही है माय डियर, जिनको हमें पकड़ के रखना है। और यकीन मानिए फाइनली आपके, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपकी मुंह से एक ही चीज मेरे लिए निकलेगी, और दैट इज गोइंग टू बी थैंक यू सो मच रोमा मैम। मैं सिर्फ यही कहने वाली हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम,
My pleasure. That's my work. Welcome. So now let's go with this one. ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ और उस वक्त अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैम जी ये आपने बीच में कुछ बोला था वो हमारी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हो कि मैम, बट एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके सारे कमेंट्स, I mean like I'm waiting for it. I'm waiting for all the compliments and all the comments and I know, और मुझे पता है कि ये सब होने वाला है क्योंकि ये जर्नी का हिस्सा है। आप खुल के मेरे से बता सकते हो कि मैम आप यहाँ पे अंग्रेजी बोली, यहाँ पे धड़धड़ा के बोली, यहाँ हमारी समझ में नहीं आया, यहाँ ऊपर से निकल गया, तो यकीन मानिए उन सब चीजों को वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ हर चीज को ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने की, क्योंकि ये अभी शुरुआत। मैंने आपको बोला है आने वाले समय में वी आर गोइंग टू रॉक, ये तो आपको पता ही होगा, वी आर गोइंग टू रॉक, हम कमाल करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी, अब ये सारे के सारे नौ पे हमारा ग्रिप बनाने वाले हैं, हमारी पकड़ बनाने वाले हैं। और पकड़ कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा है, एक हीरो खड़ा है, अभी यहाँ पे हीरोइन खड़ी और 9 गुंडे आ गए, तो तरीका और कायदा क्या है? अगर आप सबसे भिड़ने जाएंगे, अब वो तो हीरो है, आप समझ रहे हैं, वो भिड़ सकता है क्योंकि उसको उस बात के पैसे मिले हैं और फाइनली वही जीतेगा। लेकिन अगर आप ये करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अंग्रेजी तो आपके हिसाब से पढ़ाने का तो वही करने वाले हैं, राइट? ये किताबें तो बहुत सी हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार जो हम करने वाले हैं ब्रेन टू ब्रेन, हु यू आर। जैसे मैंने आपको बोला था आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बार रोमा मैम इस अंदाज में आपको पढ़ाने वाली है कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फाइनली आपका स्टॉपेज यही हुआ। So everything is there, mix and match and absolutely पूरा एक प्लेटर, एक थाल पूरी तैयार है आप सब के लिए with a different kind of appetizers, एक different भूख और हर एक के टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी जो गुंडों वाली बात मैंने आपको बोली जो भी मेरी छूटी, और इसमें आप क्या बोलेंगे, हम लोग की अक्सर आदत होती है, हम लोग ऐसे बोल भी देते हैं, एक एक करके आओ, फिर देखो कोई नहीं जीत सकता। द कॉन्सेप्ट इज, इसमें हम ये क्यों कहते हैं, बिल्कुल वही फंडा हमको अपनाना है इनके साथ। अगर हम इन सबको एक साथ लेके चलेंगे ना, तो यकीन मानिए ये बेइज्जती करा देंगे हमारी, फिर हमारे इनके साथ ये मिक्स हो जाएंगे, इनके साथ वो फाइनली होगा धत्ते की अंग्रेजी हमसे नहीं हो रही है, ये होगी नहीं हमसे लिखित ले लो भैया, हमसे नहीं होगी, और बस किसी तरीके से इंटरव्यू निकल जाए, ये नौकरी मिल जाए, बात खत्म। बट अगर हम इनको 1-1 करके पकड़ लेते, एक एक करके दर्द पूछे तो, एक एक को ढंग से समझ लें तो चीजें हो जाती हैं आसान। बिल्कुल वही हम करने वाले हैं, इन सबको दर्द पूछने वाले। तो आज हमने शुरुआत की थी, यानी चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, वो इस वजह से जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, जैसे इसके पहले मैंने आपको बोला था रोमा इज टीचिंग इंग्लिश, अब सेंटेंस की शुरुआत कौन कर रहा है, रोमा, तो रोमा को कहलाई जाएंगी सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो कहाँ आएंगी, नाउन पे, और नाउन में भी किस जगह पे आएंगी वो हम पढ़ने वाले, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो यानी जो सेंटेंस मैंने शुरुआत में दिया था ना, रोमा इज टीचिंग इंग्लिश, जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगी 1 by 1, आप ही वो सेंटेंस क्रैक करिएगा और मुझे बताइएगा वो चारों सदस्य थे कौन आप तरफ। और अगर आप ये कर पाए, और आप पक्का कर पाएंगे क्योंकि इस बार मैं आपके साथ, तो जैसे आप इसको कर लेते हैं, मेरी तरफ से एडवांस में कंग्रेचुलेशंस पकड़ के रख लीजिए, बिकॉज पक्के तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी जेब वो आपके पास ऑलरेडी है। इन नॉन मेंबर्स के पास सबसे पहले धर दबोचते हैं नाउन भैया को, पहुंचे, आ जाओ, ये देखो इतने लोग हैं, हार्ट अटैक जैसी कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। और सबसे सिंपल बात जानते क्या होती है, सबसे सिंपल बात, इनमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं आने वाली, यानी आपको रट्टाफिकेशन का काम नहीं करना, आपको लॉजिफिकेशन पकड़ के रखना कि किसका क्या लॉजिक है, आखिर इतने लोग हैं इनका मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आपके दोस्त 5 हो या 7 हो, सबके नाम अलग है, सबकी क्वालिटीज अलग है, बिल्कुल वैसे ही है ये। और थोड़ा सा तो जैसे कहते हैं ना, थोड़ा अटैचमेंट, थोड़ा प्यार जरूरी है, इस भाषा से भी जरूरी है। लेट्स फॉल इन लव, शुरू करते हैं। अब नाउन में पहला बंदा जो मैंने बोला था जिसको पकड़ने वाला, नाउन को हमने पकड़ा हुआ है। नाउन कह रहा है कि मेरे अंडर आपको इतने लोग दिखाई देंगे, ठीक है, तो
तो एक तरीके से क्या करते हैं, बहुत ही ऐसा वाला सिस्टम उठा के देखते हैं, 1-1 करके चलते हैं, जो मैंने कहा था, एक एक करके पकड़ते हैं। अब हम पहले आते हैं प्रॉपर पे। तो पहले तो जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है अंग्रेजी को समझने का? पहले ये समझ लो कि उसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है, आखिर वो कहना क्या चाहता है। जैसे तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा, तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा वो कहना क्या चाहता है। उसके भी पहले नाउन के बारे में जब आपने सुना होगा तो लोग कहते हैं नेम ऑफ एन एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग। यही है ना, नेम ऑफ एन एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग। ये सब खेला भी बहुत है क्लास में। जब टीचर पढ़ाती रहती थी, मन नहीं लगता था तो पीछे बैक वाली कॉपी में ये या तो कटम कुटम चल जाया करता था या फिर ये चला करता था, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट। अब वो कहते हैं कि किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम या किसी भी चीज का नाम, ये कहलाता है नाउन। अब भैया जरा हमको ये बताओ, जब हम सारे जानवर बटोर लिए, हम सारी जगह घेर लिए, हम सारे लोगों को पकड़ लिए और हम सारी चीजें रख लिए, तो बचा क्या कायनात में? जगह ले लिए, इंसान ले लिया, चीजें ले ली, जानवर ले लिया, कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं। इतना काहे रटना है? जिंदगी में बवाल कम है, जो यही करना है ये भी करना है अपने। सिंपल सी बात है। नेम, किसी भी चीज का नाम कहलाता है नाउन। और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका नाम ना हो। हर चीज का नाम है। हर चीज मतलब हर चीज का नाम। जैसे क्वेश्चन पेपर, बोगस, बवाल, गजब, रोमा मैम, टीचर, आप, अलग, अमित, सुदीप्ति, सौम्या, अभिषेक, आनंद, अलग अलग नाम से आपका है, राइट। हर चीज का नाम है। जो नहीं दिख रहा वो भूत है, पर नाम तो है, भूत है, राइट। और जो दिख रहे हैं वो लोग इंसान है या चीजें हैं या जगह। हर चीज जो तुमको दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही, जिसे तुम महसूस कर पा रहे हो, हर वो चीज का नाम है। अब मेरे पास भी इस वक्त मेरे पास पेन है, व्हाइट बोर्ड है, मैं हूँ, रूम है, एसी है, कैमरा है, आप सब हो। सबको सब क्या हुआ? सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, द नेम ऑफ एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग हैज अ नेम। तो हर चीज कहलाती है नाउन। अगली दफा कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, नाउन होता क्या, या फिर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना पड़ जाए या घर में किसी को बताना पड़ जाए, तो प्लीज ये मत कहना नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग। सिंपली बोलो नाम। किसी भी चीज का नाम कहलाता है नाउन। अब तुम्हारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं प्रॉपर भैया से। प्रॉपर भैया से स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं क्लीनिंग पार्ट। लेट्स डू दैट, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं करेंगे और रायता फैलाएंगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं प्रॉपर से। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब क्या होता है प्रॉपर का? मतलब कायदे का। और हमें कायदे का बनाता क्या है? हमारा नाम। अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आप जिससे भी बताएंगे, जिससे भी कहेंगे, जिससे भी जब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? रोमा मैम से बात करेंगे ना। तो मुझे जो कायदे का बना रहा है, दैट इज माई नेम, मेरा नाम। सो जो भी नाम है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वो नाम होते हैं जो हमें यहां पे आने के बाद दिए गए। यानी कि ऐसे तो मैं मनुष्य हूं, या फिर मैं क्या हूं? मैं एक लेडी हूं, राइट। या अपने प्रोफेशन के तौर पे मैं मैम हूं, टीचर हूं। लेकिन इन सब में ये सब तो कॉमन हो गया। लेकिन इन सब कॉमन से मुझे प्रॉपर क्या बनाता है, हटके क्या बनाता है? मेरा नाम रोमा। सो अभी क्या प्रॉपर में क्या होने वाला है? वो नाम जो मुझे दिया गया, यानी जब मैं पैदा होके आई हूँ तो डॉक्टर ने यही बोला होगा कि लक्ष्मी घर में आई, राइट, बिटिया हुई है आपको। तो दैट गर्ल, वो कॉमन बात है, हॉस्पिटल में सभी को बोला गया होगा। बट फाइनली जब मेरे डैड ने मुझे बोला माय डॉटर रोमा, तो जितने भी पैदा हुए थे उस वक्त, उस दिन, उन सबसे मैं अलग हो गई। मुझे नाम मिल गया तो मैं हो गई प्रॉपर। सो दैट नेम व्हिच इज गिवन टू मी, the name that we give to someone, that is called as proper.
तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब चूंकि मैं पढ़ा रही हूँ, आप अपनी किताब में अपना नाम लिखिए, जब अभी यहाँ पे मेरे पढ़ाने का है तो मैं ही लिख लेती हूँ। तो यहाँ प्रॉपर में मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल रोमा। तो जो सेंटेंस देखे हैं पहले वाले में याद है आपको, रोमा इज टीचिंग इंग्लिश। अब शुरू हो रहा है कि कौन क्या है, अब हो गया रोमा प्रॉपर हो गई, ठीक। अब जैसे ही तुम मुझसे मेरा नाम छीन लो, जो कोई नहीं छीन सकता, आपका भी नहीं मेरा भी, जैसे ही आपसे आपका नाम हटाया जाता है, आप में क्या रह जाता है, आप एक आम इंसान रह जाते हैं, एकदम आम। तो यानी कि अगर कोई मुझे कह रहा है टीचर या फिर मैम, तो मैं कॉमन हो गई। यानी मान लीजिए 6-7 टीचर्स बैठी है, ठीक, और कोई स्टूडेंट आता है कहता है मैम आपसे बात करनी है। अब जो साथ ही साथों हैं डैन सब एक साथ, किससे बात, लेकिन जैसे वो कहता है रोमा मैम आपसे बात, तो अभी क्या हो रहा है, सारे टीचर्स कॉमन, उनमें से एक प्रॉपर रोमा। यहाँ एग्जाम्पल मैं अपना बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं अपने बारे में बात करूंगी, मैं दूसरी पब्लिक क्यों करने वाली हूँ। सो द कांसेप्ट इज रोमा, ये नाम प्रॉपर हो गया, नाम हटा दिया गया, कॉमन हो गया। यही है डिफरेंस। सुने हैं ना आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन, बिल्कुल भाई। अब कॉमन मैन क्या है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा रहा, वो भीड़ का हिस्सा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। अब आता है कोलेक्टिव, इसको कलेक्टिव भी कहते हैं, तो टेंशन ना लें। कोलेक्टिव जो है ये थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, थोड़ा हटके हो जाता है, और ये आपकी अंग्रेजी को थोड़ा लेवल अप कर देता है। लेकिन अगर आप कलेक्टिव कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी कोलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह। किसका मुंह, समूह। अभी समूह में क्या होने वाला है, रोमा क्या है, टीचर। इन्हीं टीचर का जब समूह जुड़ता है ना कई लोग, तो उन्हें हम कहने लगते हैं फैकल्टी या फिर स्टाफ। स्कूल में याद है एक रूम होता था, स्टाफ रूम, जहां से बच के निकल जाया करते थे, वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल ही था। थोड़ी देर रुके होते तो चीजें और क्लियर हो जाती। एक हर कोई बात नहीं, आप समझ लेते। प्रॉपर बाकायदा एक नाम, कॉमन नाम हटा दिया हमारा, कोलेक्टिव ऐसे ही कॉमन कई जोड़ दिए तो वो हो गया कोलेक्टिव। जैसे कि हैरी पॉटर, नेम ऑफ द बुक हैरी पॉटर, प्रॉपर नाम हटा दीजिए, वो क्या रह गई, बुक। और कई बुक्स अगर हमने जोड़ दी एक लाइब्रेरी तैयार हो गई। प्रॉपर, कॉमन, कोलेक्टिव। अब इसके बाद ये आता है बनी किस चीज से, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हैं, ये जो इस्तेमाल करते हैं या ये खुद किस चीज से बने हुए। तो कुछ भी, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे रोमा की बात कर रही हूँ, तो आपने सुना होगा पंच तत्व। हर मनुष्य में ये पंच तत्व ही है जो मिला करके उसे बनाते हैं। ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल की बात होगी, नॉर्मल पे आता है। रोमा मैम किस चीज का इस्तेमाल कर रही है, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल, राइट। व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। जैसे मैं आपको बता दूं किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, तो प्रॉपर नाउन। और ये कहाँ मिलता है, स्टेशनरी शॉप पे, जो कलेक्शन है सारी चीजों का, पढ़ाई लिखाई की सारी टूल्स। इसके बाद आते हैं मटेरियल में, मैम ये बना किस चीज का है, ग्लास या फाइबर। तो जो ये मैं बता रही हूं ये हो गया मटेरियल। जैसे अब जितने लड़के हैं उनका मन लगेगा, धोनी, MS धोनी, अभी तो नहीं खेल रहा है, आई अंडरस्टैंड। धोनी हो गया, धोनी का नाम हटा दीजिए, तो क्या बचा, प्लेयर, विकेट कीपर, यही रह गया। अब इन्हीं जैसे कई लोग जोड़ लीजिए तो क्या बन जाते हैं, कई प्लेयर्स को इकट्ठा कर लीजिए तो क्या बनता है, टीम, कलेक्टिव। अब वो जो लोग हैं किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बल्ला और बॉल, वो बनी किस चीज की है, वुड, लकड़ी, मटीरियल होगी। हर चीज जुड़ी हुई है, बस आपने गौर नहीं, एवरीथिंग इज अलाइन्ड, हर चीज जुड़ी हुई सी है। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब भैया ये बताओ ये पॉसिबल कैसे है कि इतनी बातें हो रही हैं और कुछ इमोशंस ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है महसूस। महसूस यहाँ पे यानी जो हम फील करते हैं, लेकिन इस फील में एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फीलिंग है ना, ये कंक्रीट नहीं दिखाई देगी, यानी इसका कोई आकार नहीं है, शेपलेस है, ये शेपलेस है, ये हवा सी है, ये बस महसूस होती है। जैसे इस वक्त बढ़ती हुई सर्द, ठंड, इसका कोई आकार नहीं है पर ये महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग कोल्ड। सो ये जो वर्ड है कोल्ड, ठंड, फीलिंग, ये बिल्कुल वैसे है। या फिर कोल्ड में वैसा भी एटमॉस्फेयर भी कोल्ड होता है, कई बार लोगों का बिहेवियर भी कोल्ड होता है। अब आपको लग रहा होगा कि कोल्ड बिहेवियर कैसे हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे हो सकता है। एक कोल्ड होता है जिसे हम ठंडा कहते हैं कि भाई ठंडी पड़ रही है, अब अक्टूबर नवंबर चल ही रहा है तो ठंडी तो आएगी। एक होता है सामने वाले का नेचर भी बड़ा कोल्ड है। कोल्ड कैसे? कोई मतलब कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, वो कोल्ड हो जाता है। उसको अंग्रेजी में कोल्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से काफी समय के बाद मिले और आपको भाव ही नहीं, मतलब ओके, तो वो क्या है, आप उसको कह सकते हैं ही इज अ कोल्ड पर्सन, ही इज कोल्ड टुवर्ड्स मी, वो मेरे प्रति कोल्ड है। कोल्ड मतलब कोई भाव ही नहीं। सो दैट कोल्ड को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बीच में आते रहेंगे, आप सबसे इट्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, उसको किधर किधर नोट करके रखो, ये आपके बोलने में बहुत काम आने। सब आप स्टार्ट तक पहुंच गए, यानी रोमा मैम टीचर हैं, मिलके एक फैकल्टी बनाती हैं, फाइबर बोर्ड और पेन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। इनको देख के जो फीलिंग आती है वो आती है कंफर्टेबल होने, यानी जब मैम पढ़ाना शुरू करती हैं तो लगता है वो हमें अपने लेवल तक खींच के नहीं, हमारे लेवल तक आगे बढ़ाने की कोशिश करती। तो जो फीलिंग आती है वो है कंफर्ट। अब जो कंफर्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। सो ऐसी सभी फीलिंग्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गॉट इट? नाउ फाइनली लेट्स कम ओवर हियर। This is called as concrete, या कई लोग कहते हैं concrete. Both are correct, दोनों ठीक। अभी concrete का मतलब क्या होता है? Abstract में मैंने तुम्हें क्या बताया, वो महसूस करना जो शेपलेस है। अब concrete का मतलब क्या होता है, जैसे ईंटा गारा, आपने देखो कंक्रीट, कंक्रीट दीवार है तो क्या है, वो पुख्ता है और दिखाई दे रही है, सॉलिड। यही होता है कॉन्क्रीट नाउन का। अब यहाँ पे वो उन चीजों से फीलिंग की बात कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए, जैसे आपने घर में एक तोता पाला हो, अभी तोता दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए जो आप महसूस करते हैं वो भी मतलब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। आपका प्यार उसके लिए, वो प्यार शेपलेस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन वो जो पैरेट है वो शेप में है और उसके लिए जो फीलिंग है वो क्लियर दिखाई दे रही है, तो वो कहलाते हैं कॉन्क्रीट। और क्लियर करती हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए जब कभी आप अभी क्या बोलूं मैं आपको, जैसे कोई हमारी कोई पुरानी चीज जो बचपन की है, कोई पुराना बल्ला हो गया, कोई पुरानी डॉल हो गई, कोई पुराना कपड़ा हो गया जिसमें बड़ी इमोशन जुड़े होते हैं, तो अभी क्या है, इमोशंस तो नहीं दिखाई दे, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन वो जो कपड़ा जो मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो इमोशन, तो वो कहलाता है कंक्रीट। एम आई क्लियर? और इसमें क्या आते हैं, एनिमल्स एंड मटेरियल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिर्फ इनिशियल्स ही डाल रही हूँ, आप इसको मैं बता रही हूँ तो आप इसे लिख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स। अब हम आते हैं हाइफिनेटेड पे। फिर से बता रही हूँ ताकि आप में से जितनों को भी कंफ्यूजन हो रहा हो, ये वो महसूस करना है जहां शेप नहीं है। जैसे मैं कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ी गर्माहट सी महसूस कर रही हूँ, अभी किस वजह से नहीं पता, मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं इस चीज को देख के प्यार आता है या सोल्जर्स को देख के अपने आप ही एक गर्व सा होता है, तो वो सारी चीजें क्या है, अभी दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जैसे ही हम एनिमल और मटेरियल की तरफ जाते हैं, किसी ऐसी चीज की तरफ, जैसे मान लीजिए कोई पुरानी आपकी चेयर, जैसे आप बैठ करके पढ़ाई किया करते थे,
या आज भी इस वक्त भी होगी, जिसपे किसी और का बैठना या कोई ऐसी शर्ट आपकी, कोई ऐसा कपड़ा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके आपके सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन भी उसका इस्तेमाल करें, वो सारी चीजें क्या होती है? कंक्रीट नाउन। एम आई क्लियर? विद इमोशंस, और वो जो शेप में है तो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं हाइफेनेटेड। अब इसका नाम क्यों पड़ा हाइफेनेटेड? कंक्रीट समझ रहे ना क्या होता है? पुख्ता कंक्रीट, दीवार वगैरह में आपने अक्सर सुना होगा, गिट्टी विट्टी एंड ऑल दैट। हाइफेनेटेड क्या होता है? ये एक मार्क होता है। ओके 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 चलिए ठीक है, ये एक मार्क होता है, माइनस की तरह होता है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं हाइफन। तो जो ऐसे शब्द हैं जो ये माइनस मार्क यानी हाइफन का इस्तेमाल करके बनते हैं, उन्हें कहते हैं हाइफनेटेड नाउन। जिसमें द बेस्ट एग्जांपल आई विल शो यू, मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आपको भी पसंद होगा। आयरन मैन नहीं रहा, बट फिर भी आयरन मैन में क्या है? अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है आयरन, दूसरा है मैन। यानी अगर इनको अलग अलग कर देंगे, ये माइनस मार्क हटा के अलग अलग कर देंगे, तो आयरन हो जाएगा हमारा मटेरियल और मैन हो जाएगा हमारा कॉमन, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ रहे हैं एक माइनस मार्क, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। जब इन दोनों को मिला करके किया गया तो अब क्या हो रहा है? ये दोनों अपनी एक मीनिंग को छोड़ करके तीसरी मीनिंग बना रहे हैं। ये हो गया लौह पुरुष, और यहाँ पे आयरन मैन उस शख्स का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ एवेंजर्स में। और चूंकि ये एक नाम हो रहा है तो ये क्या हो सकता है? प्रॉपर। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन मैन क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा कि हाइफेनेटेड होगा, तो इसका सबसे पहला जो श्रेय जाएगा वो जाएगा हाइफेनेटेड। तो यानी आप प्रॉपर तरीके से ये बताएंगे इट्स अ हाइफेनेटेड प्रॉपर नाउन। ये हाइफन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया प्रॉपर नाउन है, जिसमें मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही लोहे का है, उसमें कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो लोहे का होता है। यानी पहला जो अधिकार पड़ता है वो हाइफन का पड़ रहा है, फिर एक नाम जो कि निकल के आ रहा है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइफेनेटेड प्रॉपर नाउन। या फिर ये देखो, जिससे पूरी दुनिया डरती है। अब देखो, इतना डर लग रहा था कि पूरा हुआ ही नहीं एक्चुअली। ये देखो, मदर इन लॉ, मदर हाइफन इन हाइफन लॉ। अब तीनों शब्द के मायने अलग है। मदर माता जी, इन में लॉ कानून, ठीक। अब ये तीनों अलग अलग नाम है, लेकिन चूंकि हाइफन से जोड़े गए हैं, अलग अलग शब्द हैं, सॉरी, चूंकि हाइफन से जोड़े गए हैं तो ये अलग मतलब निकालते हैं। ये कानूनी माँ है, ये कानून के अंतर्गत दी गई माँ है, ये हमारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो हमारे अपने, लाइक मम्मा, डैडी, भाई, बहन, ये बायोलॉजिकल है। ये वाले क्या है? ये लॉ के थ्रू हमें मिली, यानी पेपर पे पढ़ा लिखा पढ़ी सब हुई है तब जाके ये वाली आई। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइफेनेटेड। यानी ये बहुत सस्ता है, हाइफन दिख जाए तो हाइफेनेटेड, ठीक। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले में। ये बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान। काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है, नहीं काउंट कर सकते तो अनकाउंटेबल है। जैसे कि तकलीफ, तकलीफ आपकी जिंदगी में अंग्रेजी को लेकर के दिक्कतें, प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे कहूं क्या क्या प्रॉब्लम है तो आप काउंट करके बता सकते, काउंट करके बता सकते। तो अगर आप काउंट करके वो प्रॉब्लम बता सकते हैं तो होगी काउंटेबल। लेकिन अगर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ तुम महसूस कर सकते तो एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर कोई ऐसी बात हो जो अनकाउंटेबल, जैसे आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी के हिसाब से घर में कहूँ पेड़ तो एक सोसाइटी के गिने जा सकते हैं। घर में कहूँ घर में पेंसिल, पेन, कॉपी या फिर बर्तन तो गिने जा सकते हैं। मेहमान शादी में आए हुए गिने जा सकते हैं। अब अनकाउंटेबल वाटर हो गया, लिक्विड जितनी भी चीजें सब अनकाउंटेबल हो गई। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ड्रॉप्स हो गई, सब अनकाउंटेबल। तो जो नहीं गिने जा सकते हैं अनकाउंटेबल, जो गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल, राइट। यानी आज अभी हमने शुरुआत करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच,
जहां मैंने तुम्हें बताया कि इसका मतलब क्या होता है, हम पढ़नी कैसे। फिर फाइनली मैंने तुमको बताया इस पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास कितने लोग हैं इस परिवार में। तो 9 लोग थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट में आर्टिकल। फाइनली हुआ कि जो 9 लोग हैं, चलो इनके बारे में डिटेल में पता चले। तो आज जो हमने पहला शख्स उठाया था वो था नाउन, ये है। और नाउन के अंदर जो हमारे पास लोग थे वो थे एक पुख्ता नाम, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर। नाम हटाया तो बन गया कॉमन। ऐसे कई कॉमन लोग एक साथ जुड़े तो बन गए कलेक्टिव। जैसे वो कलेक्टिव बने तो किसी चीज का इस्तेमाल, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज के थ्रू भी जो कुछ भी इस्तेमाल में आ रहा है, वो किस चीज का बना है, वो हो गया मटेरियल। अब जब इतना रायता फैलेगा तो बिना इमोशंस के तो पॉसिबल नहीं। तो इमोशंस 2 प्रकार के हो सकते, एक वो जो शेपलेस हो, जो नहीं दिखाई देते, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ चीजें कुछ देख करके आता है, दैट इज कंक्रीट। और अगर माइनस मार्क, जिसको कई बार मैंने सुना सुन मैम एकदम माइनस मार्क लगता है, इसे कहते हैं हाइफन। अगर हाइफन से बना हुआ है तो हाइफेनेटेड। और फाइनली आते हैं हमारे काउंटेबल, जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब ये सारे हो गए नाउन के पास। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बस ये बताऊंगी कि नाउन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, और वो एरर क्या है जो आप करते ही करते हैं। यानी सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या ही एरर हो सकता है, बट यस इट कैरीज एन एरर इन इट। एंड वन बाय वन, एक एक करके हम हर उस चीज के बारे में पढ़ने वाले। और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, यू कैन पुट इट देयर इन द कमेंट सेक्शन, एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी देयर टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन। आई विल बी देयर, मैं रहूंगी वहां पे आपके सारे प्रॉब्लम में, क्योंकि जब साथ चलने का बोला है तो बट ऑफ कोर्स चलेंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। और अब तो आपको इसके मायने भी पता है, तो चलिए इसको कर दिखाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बोला था हर चीज लिखते रहा करिए, कई बार जो बोल रही हूँ उसको भी लिखते रहा करिए, ताकि अगर उसमें की कोई क्वेरी निकल के आ रही तो आप पूछ सकते हैं, या फिर वो आपके लिए बेहतरीन टिप हो सकता है आगे की चीजों को बेहतर तरीके से समझने के। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती मैं आपको इतना कंफ्यूज कर दूं कि फाइनली आपको लगे मैम थोड़ा सा कन्फाइन कर गया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ढेर सारे एग्जांपल्स चेक आउट करिए। नेक्स्ट में जब मैं आऊंगी तो पहले एग्जांपल्स हम लर्न करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप मिसिंग मी, कीप फॉलोइंग मी एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप टॉकिंग पीपल अबाउट इट। लोगों से बताते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए और दोबारा वापस आइए। मैं यही भी आपका फिर से वेट करूंगी। रोमा मैम, टिल देन, thank you and have a very, very, very nice day and